देखो, ये हिंदू लॉ में 4 वेयर एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट, एडॉप्शन एक्ट, एंड ये फोर्थ है सक्सेशन एक्ट, है ना। ओके। तो ये जो चौथा है, ये वेयर एक्ट हम नहीं पढ़ाने वाले थे, लेकिन इससे भी 2 क्वेश्चन आएगा। इसका इसमें 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जिसका मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तुम सीरीज ले लो तुम लोग अपना हिंदू लॉ का, और वो चारों को ओपन करके रखो। 2 क्वेश्चन उसमें से आता है। इसको हम शुरू भी किए थे जब थर्ड वेयर एक्ट अडॉप्शन वाला, दत्तक ग्रहण वाला समाप्त किए थे, ठीक है। ओके। गोत्रज, ये लेकिन चूंकि थोड़ा सा ये बड़ा है और हमको एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है, ठीक है। चलो, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो वसीयत वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा, निर्वसियती अगर पुरुष मर गया है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे जाएगी, उसके लिए हमको ये परिभाषा पढ़ना है, ठीक है। प्लस एक स्त्री को संपत्ति में क्या अधिकार है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्री धन अलग से हम पढ़ेंगे। ओके, चलो वो भी इसी में है। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है हम समझा रहे हैं, और फिर तुम लोग यहाँ से कर लेना अपना। टू छा में निर्वसित की परिभाषा दी गई है, और टू चा में एफ और जी, ठीक है। निर्वसियत की, तो ये सब सेक्शन लिखने के लिए एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, हम फिर देखो एकदम डीपली जा रहे हैं, टिपली नहीं जाना, ठीक है। एलएलएम का नोट्स बनाने के लिए काम आएगा। वारिस कौन होता है। तो वारिस से ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वह पुरुष हो या नारी, जो निर्वसियत की संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का इस अधिनियम के अधीन हकदार होगा, ठीक है ना। वारिस वह व्यक्ति होगा जो व्यक्ति निर्वसियत हो। निर्वसियत का सीधा सा मतलब है कोई व्यक्ति मर गया है, उसने अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं बनाई है, ठीक है। उसका उत्तराधिकारी क्या कहलाएगा, वारिस कहलाएगा। कौन, जो बिना वसीयत के मर गया है उसकी प्रॉपर्टी प्राप्त करेगा। ये दोनों हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। देखो, इसमें सन या डॉटर नहीं कहा गया है, पुरुष या स्त्री कहा गया है, ठीक है। ये देखो, कोई व्यक्ति चाहे पुरुष हो या नारी, जिसने किसी संपत्ति के बारे में ऐसी वसीयती व्यक्त न किया हो जो प्रभावशाली होने के योग्य है, वह उस संपत्ति के विषय में निर्वशीय मरा समझा गया है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है जी। जी कह रहा है कि कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ आदमियों के पास संपत्ति हो, औरतों के पास भी हो सकता है। तो कोई भी मेल है या फीमेल, उसके पास प्रॉपर्टी थी और वो मर गया, बट उसने उस प्रॉपर्टी का कोई वसीयत नहीं बनाया कि मुझे किसको यह संपत्ति देना है। तो मान लो मेल था, मर गया, तो उसको निर्वसीय कहा जाएगा, और फीमेल मर गई तो उसको भी निर्वसीयत कहा जाएगा, ठीक है। बिना वसीयत बनाए मर गए हैं, बहुत सिंपल सी बात समझनी है। ओके। ओके, अध्यारोही यहाँ से नहीं पढ़ना हमको, क्योंकि हमको तुमको टॉपिक समझाना है, तो ये हम लोग पढ़े भी हुए हैं, ठीक है। हाँ, सेक्शन 6 साहदायिक संपत्ति, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इस पे क्वेश्चन पूरा तुम्हारा है साहदायिक संपत्ति वाला, ठीक है। पहले साहदायिक संपत्ति समझाने से पहले हम बता देते हैं साहदायिक कौन है। तो यहाँ पे हम तुमको क्या कहते हैं, वो नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, कौन कौन सा सेक्शन लिखना है, ठीक है। साहदायिक वाला जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें कौन कौन सा सेक्शन तुमको लिखना है, ठीक है। साहदायिक संपत्ति के बारे में बात हो रही है, तो पहले जान लो साहदायिक क्या होता है। देखो, एक होती है ज्वाइंट फैमिली, एक होती है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। जैसे मान लो बाबा के पिता, बाबा बाबा 5 भाई थे, बाबा ग्रैंडफादर 5 भाई थे। फिर उनके भी सबके बच्चे होंगे, 2 2 3 3, और उनके बच्चे, ये सब मिलकर एक साथ रह रहे हैं। मतलब हो सकता है कि हमारे पिताजी ही सिर्फ अकेले 4 5 भाई हैं और साथ रह रहे हैं, ठीक है। कई फैमिलीज, एक सिंगल फैमिली होती है। सिंगल फैमिली कैसे होती है, हमारे पिता हो गए, माँ हो गई और हम हो गए बच्चे, ये एक सिंगल फैमिली हो गई। पिताजी के भाई लोग सब लोग मिलके साथ रह रहे हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, ठीक है। ओके।
ज्वाइंट हिंदू फैमिली से थोड़ा सा सामुदायिक फैमिली अलग होती है। अंतर क्या होता है, ये वसीयत के लिए होती है, मतलब प्रॉपर्टी कैसे बटेगी इसलिए बात करती है, इसलिए इसको सामुदायिक फैमिली यहाँ कहा जाएगा। ठीक है, अर्थात फादर है, अगर ये मरेंगे तो संपत्ति जो इनकी प्राप्त करेगा उसको सामुदायिक कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा, सामुदायिक कहा जाएगा। ओके, ठीक है। तो सामुदायिक संपत्ति के विषय में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन है 6। कौन सा, हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो वहां पे जो जो हम पढ़ेंगे वो तुम्हारी सीरीज में वो तुमको हाईलाइट करना है। ओके, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2000 प्रारंभ के से ही मिताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी संयुक्त हिंदू कुटुंब में किसी सामुदायिक की पुत्री। ओके 2005 की बात हो रही है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि इससे पहले क्या था। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं 2005 के बाद अभिधारा क्या बोलती है। ये बोल रहा है कि 2005 में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, इसके बाद जो भी हिंदू कुटुंब है, हिंदू फैमिली है, ठीक है, उसकी जो सामुदायिक होगी, उसकी जो पुत्री होगी, मतलब उस फैमिली में जो पुत्री होगी, सीधी सी बात है, अपने जन्म से ही अपने स्वयं के अधिकार से उसी रीति से सामुदायिक बन जाएगी जैसे पुत्र होता है। ओके, पहली बात क्या हो रहा है कि जो डॉटर है जैसे ही वो बर्थ लेती है, जन्म लेती है, वो क्या हो जाएगी, सामुदायिक हो जाएगी। सामुदायिक मैंने फिर से बताया, अभी बताया था कि जो प्रॉपर्टी में हिस्सा पाएगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुत्र पाता है। अभी होकर कोई 10 भाई है ना, संपत्ति बंटने लगेगी, 10 भाइयों में बराबर बटेगी, लेकिन एक बहन रहेगी तो उसको नहीं देंगे। अरे बहन को प्रॉपर्टी कौन देता है, लेकिन कानून कहता है नहीं, जैसे तुम 10 भाई थे ना वैसे एक हिस्सा उसका भी लगना चाहिए। ठीक है, ये 2005 की बात से, उससे पहले ये नियम नहीं था, इतना क्लियर नियम नहीं था। ठीक है, ओके। सामुदायिक संपत्ति में उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे तब प्राप्त होते जब वह पुत्र होती। डॉटर को भी वही अधिकार प्राप्त होंगे जो सन को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसलिए हम व्हाइट पेज खोलेंगे, थोड़ा तुम लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सी कहता है जब सामुदायिक संपत्ति के संबंध में पुत्र के समान ही दायित्वों के अधीन होगी और हिंदू मिताक्षरा सामुदायिक की, देखो मिताक्षरा और दया भाग दोनों हमने पढ़ा हुआ है, इसका मतलब वीडियो नहीं गया है लेकिन नोट्स में गया हुआ है, क्योंकि वीडियो तो देर कर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसको पढ़ लेना जाके। प्रति किसी निर्देश से यह समझा जाएगा कि उसमें सामुदायिक की पुत्री के प्रति कोई निर्देश सम्मिलित। ओके, देखो जब मिताक्षरा और दाय भागे ये हमारे शास्त्रीय विधि है। जब ये कानून नहीं बना था तो बताता था कैसे प्रॉपर्टी, शादी विवाह इत्यादि होगा, सारे अधिकार पुत्रों को मिलते थे। ठीक है, नाउ अब क्या बोल रहा है कि अगर डॉटर को सारा अधिकार सन की तरह मिल रहा है, संपत्ति मिल रही है, तो जो डॉटर होगी उसको सारे दायित्व भी प्रॉपर्टी के साथ वैसे ही निभाने पड़ेंगे जैसे पुत्र निभाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर संपत्ति पे कोई लोन है, पुत्र उसको चुकाता है, तो वही दायित्व पुत्री का भी होगा। ठीक है, अगर पुत्र अपने परिवार का जितना ख्याल रखता है उतना फिर पुत्री को भी रखना पड़ेगा अगर वो प्रॉपर्टी लेती है। ठीक है, ओके, और अगर स्वयं से छोड़ दे रही है तब भी उसका दायित्व होगा, क्योंकि तुमने स्वयं छोड़ा ना, लेकिन दायित्व तुमको निभाना पड़ेगा, कोर्ट तुमसे दायित्व निभाएगा, तुमसे भरण पोषण तुम्हारे माता पिता को दिलाएगा। अगर ये सोच रहे हो कि मैंने प्रॉपर्टी छोड़ दी है, भाइयों ने प्रॉपर्टी ली है, तो उनके ऊपर दायित्व जाए, सामान्यता उनके ऊपर जाना चाहिए, बट इन केस पड़ा तो कोर्ट तुमसे दिलाएगा। ठीक है, क्योंकि तुमको तो अधिकार था ना, तुमने छोड़ा, तुम्हारी मर्जी। ओके, परंतु इस उपधारा की कोई भी बात, ठीक है, 20 दिसंबर 2004 कोई भी बात, ये तीनों बातें जो हैं 20 दिसंबर 2004 से पहले कोई भी बात हुई है उसको प्रभावित नहीं करेंगी। क्यों नहीं प्रभावित करेंगी?
क्योंकि मैंने अभी बोला, अभी जस्ट हमने सेक्शन में देखा कि नियम नहीं थे, कुछ अंतर था। ठीक है, नाउ ये धारा तुमको दो जगह हेल्प करेगी, एक महिलाओं के उत्तराधिकार संबंधी नियम के लिए और एक सादाई की संपत्ति। अगर दोनों क्वेश्चन आ गया, दोनों जगह धारा लिख सकते हो। ठीक है, कोई संपत्ति जिसके लिए कोई हिंदू नारी उधार के आधार पर हकदार बन जाती है, उसके द्वारा सादाई की स्वामित्व की प्रसंगतियों सहित धारित की जाएगी, और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वसीयती बयान द्वारा उनके द्वारा किए जाने योग्य संपत्ति के रूप में समझी जाएगी। ठीक है, ओके। हाँ, या व्हाइट पेज पे नहीं जाएंगे क्योंकि इसको यही समझा दे रहे हैं। तुम्हारे अपने नोट्स में तुम्हारे लिखा होगा, हाईलाइट कर लेना। ये कह रहा है कि अगर कोई हिंदू नारी कोई प्रॉपर्टी धारण करती है तो उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी प्रसंगतियां होंगी, मान लो उस संपत्ति पे कोई लोन है, कोई प्रॉब्लम है, इन सब के साथ वो उसको एक्सेप्ट करेगी, प्लस प्लस जब संपत्ति उसकी हो गई है तो वसीयत द्वारा बयान इत्यादि जो भी चीजें उससे जुड़ी होंगी सबकी हकदार होगी। ठीक है, ओके। किसी हिंदू की हिंदू उत्तराधिकार संशोधन 2005 के प्रारंभ के पश्चात मृत्यु हो जाती है, वहां मिताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी संयुक्त हिंदू कुटुंब, देखो तुम लोग मिताक्षरा और दायभाग को अलग से प्लीज पढ़ लेना, पढ़ाए थे लेकिन उसका वीडियो नहीं गया है। ठीक है, ओके। मिताक्षरा अपने साइड लागू होता है, दायभाग उधर ईस्ट इंडिया साइड लागू होता है। ठीक है, ईस्ट मतलब बंगाल और असम साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। ओके, जहां फिर से पढ़ते हैं, जहां किसी हिंदू की हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2000 प्रारंभ के पश्चात मृत्यु हो जाती है, वहां मिताक्षरा विधि द्वारा शासित किसी संयुक्त हिंदू कुटुंब की संपत्ति में उसका हित यथास्थिति इस अधिनियम के अधीन वसीयती या निर्वसित उत्तराधिकार द्वारा न्यायगत हो जाएगा, परंतु उत्तरजीविता के आधार पर नहीं। और सामुदायिक संपत्ति इस प्रकार हम कह रहे हैं लेकिन बेरे पढ़ते रहते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको लैंग्वेज में तोड़ना पड़ता है। ठीक है, ओके, फिर से पढ़ते हैं इसको। किसी हिंदू की हिंदू उत्तराधिकार संशोधन 2005 के बाद मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, मिताक्षरा विधि की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है अपने यहाँ वेस्ट इंडिया की बात कर रहा है। ठीक है, इधर उत्तर भारत की शासित किसी संयुक्त हिंदू कुटुंब की संपत्ति में उसका हित यथा स्थिति इस अधिनियम के अधीन वसीयती या निर्वसित उत्तराधिकार द्वारा न्यायगत होगा। कोई व्यक्ति 2005 के बाद मर गया, ठीक है, मिताक्षरा विधि से शासित होता था, तो उसकी जो भी संपत्ति होगी, अगर उसने वसीयत बनाई है तो वसीयत के ला के द्वारा, और अगर वसीयत नहीं बनाई है तो इसी विधि में अभी हम आगे देखेंगे कि निर्वसीयतीय का संपत्ति कैसे उत्तराधिकार में जाती है। ठीक है, उस अनुसार से दी जाएगी, परंतु उत्तरजीविता के आधार पर नहीं। और शाहजहां की संपत्ति इस प्रकार विभाजित की गई समझी जाएगी मानो विभाजन हो चुका था। जो इसके बाद हमने लाइन पढ़ी, ये भी तुमको एग्जाम में तुम्हारे नोट्स में हो तो हाईलाइट कर लेना। ठीक है, कोई हिंदू है जिसके पास प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, और उसकी मृत्यु 2005 के बाद हो रही है। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन ही आएगा 2005 से पूर्व, 2005 के बाद क्या स्थिति है, इसको अभी थोड़ा सा और समझाएंगे, अच्छे समझाएंगे। ठीक है, अब अगर उसने वसीयत बनाया है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे न्यायगत हो जाएगी? वसीयत के अनुसार। जाहिर सी बात है, उसने वसीयत बना के रखा है, वैसे ही दे देंगे किसी को। लेकिन अगर उसने वसीयत नहीं बनाया है तो निर्वसितीय उत्तराधिकार का जो नियम हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद, नियम उस पर लागू होंगे, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। बस इतनी सी बात, वो सेंटेंस पूरा बोल रहा था। ठीक है, ओके। और भी कुछ बोल रहा था, हमको उतना नहीं समझना है। ओके, पुत्री को वही अंश आवंटित होगा जो पुत्र को आवंटित किया जाता है, मानेंगे। चलो ठीक है, हम लोग इसके आगे चलते हैं। पुत्री को वही अंश आवंटित होगा जो पुत्र को दिया जाता है। ठीक है, कहाँ गया? ओके, आगे वाली लाइन बोल रही है कि जब अगर हिंदू मर गया बिना वसीयत के, तब क्या होगा? डॉटर को वही
डॉटर को सन के बराबर हिस्सा मिलेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ओके, पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री का अंश जो उन्हें तब प्राप्त हुआ होता यदि वो विभाजन के समय जीवित होते, ऐसे पूर्व मृत पुत्र या ऐसे पूर्व मृत पुत्र के उत्तरजीवी संतान को आवंटित किया जाएगा। ठीक है, तो पहला लाइन बोल रहा है कि कोई हिंदू मर गया 2005 के बाद, उसने वसीयत बनाई थी तो हम वसीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी बांट देंगे। नहीं बनाई थी तो हम क्या करेंगे, इस एक्ट को फॉलो करेंगे। सबसे पहला रूल कह रहा है कि बेटियों को एकदम बेटों के बराबर प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, ओके, हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। फिर कह रहा है देखो यहां हम समझा रहे हैं। ठीक है, कोई पुत्र था, वो तो जो जीवित है, जो मर गया है, ठीक है, और या कोई पुत्री थी जो मर गई है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जब ये पुत्र या पुत्री मर गए हैं, अगर ये जीवित होते तो इनको भी हिस्सा मिलता कि नहीं, तो ये बोल रहा है तब इनके चिल्ड्रन को मिलेगा, इनके बच्चों को मिलेगा। ठीक है, ओके ओके। और ये देखो, ये सेक्शन तुम्हें सहदायिकी वाले क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा, और अगर पूछ लिया महिलाओं के स्त्रियों के लिए उत्तराधिकार, तो उसमें भी 2 नोट्स भेजे है ना, दोनों में तुम्हारा है, मिला लेना। ठीक है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है और अच्छे से हम बता रहे हैं, इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं तो हम सिर्फ वेरक करते हैं यहाँ पे। ओके, किसी पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत संतान का अंश जो संतान ने उस रूप में प्राप्त किया होता यदि वह विभाजन के समय जीवित होता, यथास्थिति पूर्व मृत पुत्र या किसी पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत संतान की संतान को आवंटित किया जाएगा। ओके, नाउ कह रहा है कि मान लो इसको मिला होता या इसको मिला होता, ये दोनों मर गए थे तो इनके बच्चों को मिलेगा। फिर कह रहा है, अगली लाइन कह रही है, मान लो कि ये तो मर गया था, सन तो मर गया था, ठीक है, डेड है, फिर इसके चिल्ड्रन को मिलता, ठीक है, लेकिन ये भी मर गया है। ओके, ये फादर है या मदर है, इनकी प्रॉपर्टी इनके बेटे को गई होती, लेकिन बेटा मर चुका है तो उनके बच्चों के बच्चों को मिलता। ठीक है, लेकिन ये भी मर गया है तो इनके बच्चों को जाएगा, और सेम डॉटर के लिए भी होगा। ठीक है, अगर डॉटर होती तो डॉटर को मिला होता, डॉटर मर गई है तो उनके बच्चों को जाएगा, ये हमने देखा। लेकिन अगर डॉटर के बच्चे भी मर गए हैं, नाती जिसको कहते हैं, तो उनके बच्चों को जाएगा। ओके ओके, ओके। इस धारा के प्रयोजनों के लिए हिंदू मिताक्षरा सहदायिक का हित संपत्ति में वह अंश समझा जाएगा जो उसे आवंटित किया गया होता यदि उसकी अपनी मृत्यु से अव्यवहित पूर्व संपत्ति का विभाजन किया गया होता। इस बात का विचार किए बिना कि विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। 2005, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन ही आएगा, हिंदू महिला के उत्तराधिकार संबंधी ठीक है 2005 से पूर्व और पश्चात अधिकार बताओ। तो ये सेक्शन 5 हम देख रहे हैं, बता रहा है 2005 के बाद ये सारे अधिकार हैं। 2005 से पहले से कुछ अधिकार थे, वो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे, तुम्हारा हो जाएगा। दूसरा पूछ लेगा सामुदायिक संपत्ति कैसे बटेगी, तो ये सामुदायिक संपत्ति ही बट रही है। सामुदायिक संपत्ति का क्या मतलब है, फादर या मदर है, वो मर गए हैं और उन्होंने वसीयत नहीं बनाई है, तो उसको हम बांट रहे हैं, है ना। ओके, और या पिता निर्वसित मर गया है, तो मतलब वही हो गया, कोई बिना वसीयत बनाए मर गया है, तो उसकी संपत्ति कैसे बटेगी, तो वो भी बट रही है, वही बट रही है ना। तीनों क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा एक दो सेक्शन इधर उधर होगा, देख लेना। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ के पश्चात कोई न्यायालय किसी पुत्र पौत्र या प्रपौत्र के विरुद्ध उसके पिता पितामह या प्रतिमाह के शोध्य किसी ऋण की वसूली के लिए हिंदू विधि के अधीन पवित्र बाध्यता के आधार पर ही ऐसे ऋण को चुकाने के लिए ऐसे सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन के विरुद्ध कार्रवाई करने के अधिकार को मान्यता नहीं देगा। वेरी इंपॉर्टेंट।
ये सेक्शन क्या है? सेक्शन 6(4) किस चीज की बात कर रहे हैं? अगर टिप्पणी लिखने को आ गया पवित्र ऋण के बारे में, कौन सा? पवित्र ऋण के बारे में, तो वहां पर इसको लिखना है, ठीक है। अभी बता रहे हैं क्या बोल रहा है ये। परंतु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रारंभ से पूर्व लिए गए ऋण की दशा में इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगी। सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ऋणदाता का अधिकार, या किसी ऐसे ऋण के संबंध में या उसके चुकाए जाने के लिए किया गया कोई संक्रमण इत्यादि, जो लिखा हुआ है, ठीक है। और जो 2005 के पहले पूर्व पैदा हुआ था, रुके रहो, कहाँ गया मेरा व्हाइट बोर्ड, ओके। तो वो हो गया। एक क्वेश्चन तुम्हारी टिप्पणी लिखने को आ सकती है, क्वेश्चन हो सकता है हो कि पवित्र ऋण क्या है। तो पूरा इस पे एक थ्योरी होगी कि हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में, हिंदू धर्म के ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि जो पिता होते थे या हमारे वंशज होते थे, उन्होंने अगर किसी से कोई ऋण लिया है तो यह उनके, मान लो कि पिता है, उन्होंने कोई ऋण लिया है, कोई ऋण लिया था। पवित्र ऋण क्यों कह रहे हैं? ऐसा ऋण जो उन्होंने कोई पाप करने के लिए नहीं लिया था, मान लो शराब पीने के लिए, गलत कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि घर बनाने के लिए, विवाह करने के लिए, धार्मिक कार्य के लिए लिया था, ठीक है। अब वह पिता मर गया है, वह दादा मर गया है, या वह पिता या दादा जो भी है, जिसने भी लिया था तुम्हारे पूर्वज में, वह इस योग्य नहीं है कि उस ऋण को चुका सके। तो एज ए सन, ग्रैंड सन, मतलब बेटे की बात हो रही है, ठीक है, या ग्रेट ग्रैंडसन, पोता, पौत्र नहीं, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, क्योंकि वही प्रॉपर्टी पाते थे, ठीक है। क्या पाते थे? वो संपत्ति पाते थे, तो उन्हीं के ऊपर ये भार रहता था कि वह उसके ऋण को चुकाएं, ठीक है। 1956 में जब ये एक्ट बना तब भी यह रूल लागू था, और 2005 तक लागू था, बट 2005 में इस मान्यता को अमेंड करके, संशोधन करके समाप्त कर दिया गया। और किस धारा के अंतर्गत? तो हमने अभी जस्ट पढ़ा 6(4) में, ठीक है। ये पूरा तुम्हारा आंसर है, तो अच्छे से समझोगे, थोड़े में समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर 2005 से पहले कोई ऋण लिया था, सॉरी, 2005 से पहले का कोई ऋण था, तो 2005 से पहले का तो वो लागू होगा, क्योंकि हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था कि यह अध्यारोही है, अर्थात जिस दिन यह एक्ट लागू हुआ है या संशोधित हुआ है उसके बाद लागू होगा, ठीक है। तो उससे पहले के सारे नियम लागू होंगे। उससे पहले अगर पवित्र ऋण वाला सिद्धांत है तो आपको चुकाना पड़ेगा, लेकिन 2005 के बाद जो है अमेंड कर दिया गया कि अगर आपने ऋण लिया तो आप चुकाओ, ठीक है। क्यों? आपका जो व्यक्ति भी पैदा भी नहीं हुआ है या पैदा होगा वो क्यों चुकाएगा, ठीक है। कौन सा ऋण? पवित्र ऋण की बात हो रही है, उस प्रॉपर्टी पे ऋण नहीं लिया गया है, पवित्र ऋण की बात हो रही है, ठीक है। प्रॉपर्टी पर आपने बैंक लोन लिया है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपने डॉटर या सन को दे दी। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है सेक्शन 6(2) में कि जब डॉटर या सन कोई संपत्ति अपने पेरेंट से प्राप्त करेंगे तो उसके साथ जितने भी दायित्व तो उसमें जुड़े होंगे सब प्राप्त करेंगे। ये नहीं कि हमको संपत्ति दे दो लेकिन लोन हम नहीं चुकाएंगे, आप चुकाओ, ठीक है। संपत्ति के साथ वो दायित्व जुड़ा है। पवित्र ऋण क्या है? किसी पर्सनल काम के लिए, किसी धार्मिक कार्य के लिए किसी ने ऋण लिया था, किसी संपत्ति वगैरह अपने लिया था, ठीक है। बट धर्म के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि आपका जो बच्चा होगा या बच्चे का बच्चा जो भी होगा वो 3 पुश्त में वो चुकाएगा। अब इसको समाप्त कर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। ये आ गया। अगर पुरुष के उत्तराधिकार, अगर पुरुष जो है बिना वसीयत बनाए मर जाए तो प्रॉपर्टी किसको जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको सेक्शन का लिखना पड़ेगा, सेक्शन 6, कि अगर निर्वसित मर जाता है तो जाहिर सी बात है डॉटर को भी वही अधिकार मिलेगा जो सन को मिलेगा। ये थोड़ा सा हमको वहां लिखना है, ठीक है। अगर सिर्फ स्त्रियों के अधिकार के बारे में बात करेगा तब हम धारा 6 लिखेंगे अच्छे से पूरा, कोर्ट को चाहे छोड़ देंगे क्योंकि वो पवित्र ऋण से संबंधित है। लेकिन ये धारा 8 को पढ़ने के लिए
बहुत अच्छे से हम तुमको दिखा रहे हैं। निर्वसियत मरने वाला हिंदू पुरुष, हिंदू मेल क्या है? बिना वसीयत के मर गया, प्रॉपर्टी थी मर गया, ठीक है, ओके। तो उसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? और 4 चीजें दी हुई हैं, देखो। प्रथमता उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट हैं। मेल है, बिना वसीयत के मर गया, तो सबसे पहले जो प्रथम अनुसूची में व्यक्ति दिए हुए हैं उनको प्रॉपर्टी जाएगी। अगर इनमें से कोई नहीं है तब दूसरे में जाएगी, ठीक है, ओके। और अगर दूसरे में कोई नहीं है, दोनों वर्गों में से किसी में का कोई वारिस ना हो, तो मृतक के गोत्रज में जाएगी, ठीक है। और अगर गोत्रज ना हो तो मृतक के बंधु में जाएगी, ओके। अब 1 मिनट रुको, तुमको कुछ दिखाते हैं। पहले तो हमको ये याद रखना है कि कोई पुरुष मर गया बिना वसीयत बनाए, तो पहला उसके प्रथम वर्ग के सॉरी अनुसूची के, जो अनुसूची दी हुई है उसके प्रथम वर्ग में जाएगी। अगर उसमें से कोई नहीं है बच्चा तो द्वितीय अनुसूची के द्वितीय वर्ग में जाएगी। अगर इसमें भी कोई नहीं है, दोनों में कोई नहीं है, तब हम वो प्रॉपर्टी जो बिना वसीयत बनाए वो मर गया है, हम किसको देंगे? उसके गोत्रज को देंगे। और अगर गोत्रज भी कोई नहीं है तब हम बंधु को देंगे, ठीक है। देखो हम तुमको दिखा रहे हैं, ओके। कौन होता है गोत्रज? एक व्यक्ति दूसरे का गोत्रज कहा जाता है यदि वो दोनों केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हो, ठीक है, मतलब पिता के माध्यम से। क्या हो? चाहे चाइल्ड हो, चाहे ब्लड द्वारा, सॉरी चाइल्ड नहीं होंगे, बता रहे क्या होंगे, या दत्तक द्वारा। पिता के माध्यम से क्या हुआ? मतलब पिता के माध्यम से मतलब हुआ कि इसमें मान लो ये चाचा हुए, ठीक है, चाचा के फिर बच्चे होंगे, तो चाचा के बच्चे के पास अभी नहीं जा रहे, चाचा पास रहो। फिर ये बाबा हुए, फिर इनके परिवार में भी और पुरुष रहे होंगे, है ना। तो ये डायरेक्टली किससे जुड़े हुए हैं? मेल साइड से। तो ये क्या है? गोत्रज है, ठीक है। अगर पहले और दूसरे जो हम देखेंगे अभी वर्ग में कोई जीवित नहीं है तो हम इनको बांटेंगे प्रॉपर्टी, ठीक है। और अगर इनमें भी कोई जीवित नहीं है तब हम बंधु में जाएंगे। और बंधु कौन है? जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं रक्त या बंधक दत्तक द्वारा, किंतु केवल पुरुष के माध्यम से नहीं, अर्थात माँ के माध्यम से, ठीक है। अब अभी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले हम तुमको दिखाएंगे प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग क्या है। ये रहा, ठीक है, ये रहा, एक अनुसूची दी हुई है, एक शेड्यूल दिया हुआ है, जैसे संविधान में शेड्यूल होता है इसमें, ठीक है, ओके। और इसमें वर्ग दिया हुआ है। इस वर्ग को अगर याद कर रहा हूं तो याद करना, नहीं तो ईटीसी कर लेना, तो 3 याद करके, ठीक। वर्ग प्रथम और वर्ग 2 के वारिस दिए हैं। ये वर्ग 1 का वारिस है, इनका नंबरिंग है। अगर इसमें कोई जीवित नहीं रहा तो हम नंबर 2 वाले को प्रॉपर्टी देंगे, नहीं तो फिर हम गोत्रज को देंगे, नहीं तो फिर हम बंधु को देंगे, ठीक, ओके। एक मेल है, मेल बिना वसीयत के वो क्या हुआ? मर गया। अब उसकी प्रॉपर्टी देनी है तो हम किसको देंगे? पहले हम वर्ग अनुसूचित खोलेंगे और देखेंगे कि वर्ग 1 में जो उसके उत्तराधिकारी हैं कि नहीं। देखो वर्ग 1 में भी एक क्रम है, सबसे पहले किसको देना है, ठीक है। देखो सबसे पहले ये क्रम है, इन सब में बराबर बटेगा, ओके, ओके। पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, सन हो गया, जितने भी सन हो, 1 2 3 4 5, मान लो कि एक सन है। डॉटर, अगर विधवा है, विडो है, जो मरेगा उसकी विधवा भी हो सकती है और माँ भी हो सकती है। फादर की बात नहीं हुई है इसमें, ध्यान देना, ठीक है। पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, अगर कोई सन था, मान लो एक से अधिक सन रहा हो या एक ही सन हो और वो मर गया है, तो उसका कोई सन या डॉटर होगा, ग्रैंड चिल्ड्रन,
पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, हाँ तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, अगर डॉटर मर गई है तो उसका भी कोई सन या डॉटर होगा, ये देखो, ठीक है। पूर्व मृत पुत्र की विधवा, अगर ये सन मर गया होगा तो हो सकता है शादीशुदा रहा हो, उसकी वाइफ भी रही होगी, है ना। अभी इसका हम पूरी मैपिंग करते हैं, यहाँ पढ़ने दो हमको पहले एक बार। पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, अगर मान लो ये सन भी मर गया है तब ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है। हमको याद आया तुम्हारे सीनियर्स को यहाँ तक पढ़ाया, फिर बोले मैम रहने छोड़ दो इसको, मैम नहीं याद करना, बट इसको भी बताते हैं, ठीक है। पूर्व मृत पुत्र, अच्छा रुको तुम लोग को थोड़ा सा वाइट मैपिंग कर लेते हैं, ओके। तो प्रथम वर्ग में कौन कौन आएगा, वर्ग 1 में प्रथम पैरा में कौन आएगा, इनमें बराबर बराबर बटेगा। तो हम मानते हैं कि एक सन है किसी के पास, एक डॉटर है किसी के पास, माँ भी एक ही होंगी और वाइफ भी एक ही होंगी, ठीक है। तो इनको प्रॉपर्टी जाएगी, इनको जाएगी बराबर, ओके। 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, ठीक, ये नियम है। अब हम दूसरा तीसरा सन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो सन है डॉटर है इनको मारते हुए चलेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। मान लो ये सन मर गया तो इसका हिस्सा इनको थोड़ी जाएगा। अगर ये सन ठीक है शादीशुदा था तो इसको एक विडो होगी। अगर इसके बच्चे हो, मान लो इसकी सिर्फ एक सन है तो दोनों में आधा आधा बांट दो, इसका वाला हिस्सा, ये 1/4 का आधा आधा हिस्सा, ठीक है। अभी हम हिस्सा नहीं बता रहे, अभी हम तुमको बताएंगे किसको किसको जा सकता है, ठीक है। हो सकता है इसकी एक डॉटर भी हो, ओके। तो वह ये कह रहा है कि हम उसके बच्चों में बांट देंगे, नहीं तो बीवी और माँ इन सब में बटेगा। इन सब में बटने के बाद अगर कोई बच्चा अगर उसका मर गया है तो उसकी भी विधवा रही होगी, उसके जो बच्चे होंगे सन और डॉटर, उसका हिस्सा हम उनमें बराबर बराबर बांट देंगे, ठीक। तो इसकी विधवा, मान लो इसकी विधवा नहीं जाने तो उसके बच्चे ही हैं सिर्फ, इन केस मान लो सन है और डॉटर है तो इन दोनों को इसका जो ये 1/4 हिस्सा इसको मिला है ना, मान लो 80 रुपए है, मान लो ये 80 रुपए 20-20 चारों को मिला है, तो ये 20 रुपए जो इसको मिला होगा इसमें ही इनका हिस्सा लगेगा, इनके वाले में नहीं लगेगा, ठीक है। वो बढ़ चुका है, वो किसी और का है, ओके। फिर से हिस्सा बांटने लगे हम, चलो ओके। अब कह रहा है कि अगर ये सन मर गया है, मतलब ये सन था, ये तो ग्रैंड सन होगा, ठीक है। तो इसको भी हिस्सा मिलना चाहिए था, अगर ये मर गया होता तो किसको मिलता। अगर ये मर गया है, देखो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर ये जीवित है तो सिर्फ इसी को हिस्सा देकर छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद इसके बच्चे बीवी का हिस्सा किसी का नहीं लगेगा जब तक ये जीवित रहेगा या जब तक ये स्वयं न दे दे। अगर ये मर गया है तब हम बात कर रहे हैं कि हम इसके बच्चों को, इसके बेटे को हमको हिस्सा देना था लेकिन बेटा तो मर चुका है तो उसके बच्चों को बीवी दे दो। मान लो एक सन था वो मर गया है बट उस सन के भी चाइल्ड थे, सन और डॉटर, तो इनको दे दो, ठीक, ओके। डॉटर का हिस्सा था बट डॉटर तो मर गई है तो डॉटर के सन और डॉटर होंगे, उनको दे दो। यहां तक हमने पढ़ा था, इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा तुम लोग को इतना याद नहीं रखना है, बस समझ लो बस, ठीक है, कैसे कटता है, ओके। एग्जाम में नहीं याद आएगा, लिख देना प्रथम वर्ग के वारिस हो जाएगा, सीधी सी बात, ठीक ना। पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र हो गया और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री हो गई, यहाँ तक हो गया था। पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा, ओके। हम अब देखो, जैसे ये सन मरा था तो इसकी वीडियो को मिला था, ठीक है। तो इसका जो हिस्सा होगा अगर ये मर गया है तो इसको जाता, और अगर ये मर गया तो इसको जाता, लेकिन हो सकता ये भी तो शादीशुदा रहा होगा तभी तो बच्चे हैं, तो इसकी वीडियो को भी हिस्सा लगेगा, ये बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि बच्चे होने से पहले शादी होगी ना, अगर वाइफ जिंदा है तो वाइफ का हिस्सा लगा देंगे। पूर्व मृत पुत्री
कि पूर्व मृत पुत्री का पुत्र। यहां तुमको थोड़ा सा अंतर दिखेगा, ध्यान देना। पूर्व मृत जो डॉटर है उसकी डॉटर के सन को मिल रहा है, ध्यान देना। पूर्व मृत डॉटर है, इसके बेटे और बेटी को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों मर गए हैं तो इनके बच्चों को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बच्चों को मिलेगा, नाती के बच्चों को जाएगा, लड़की वाले लाइन में जाएगा, याद रखना, ठीक है। पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, ओके, ये हो गया, हमने देखा। ओके, पूर्व मृत, एक मिनट, पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, ओके, और इनके भी डॉटर को जाएगा। और एक सेकेंड, पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री, हमको, हाँ ठीक है, ओके, पूर्व मृत पुत्री पुत्र की पूर्व मृत पुत्री पुत्री सन, लास्ट है, पूर्व मृत सन, इनका इनकी डॉटर को जाएगा, ठीक, ये इतना है। सो ये जो प्रथम वर्ग में प्रथम श्रेणी, इसको हम फिर से बताते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ओके। इसको नाम देकर हम समझाते हैं इसको। वर्ग एक कह रहा है कोई पुरुष बिना प्रॉपर्टी, सॉरी बिना वसीयत बनाए मर गया, तो हम मान के चलते हैं कि उसके बच्चे हैं, बच्चों में माँ जीवित है, पत्नी भी जीवित है, विधवा, बराबर बराबर संपत्ति बांट दी। लेकिन फिर कह रहा है जो सन था वो मर चुका है, तो क्या उसको हिस्सा देना है कि नहीं। तो कह रहा है कि अगर उस सन की विधवा जिंदा है और बच्चे जिंदा हैं, तो उनको दे दो, ठीक है। फिर कह रहा है कि मान लो विधवा तो जाएगा ही, मान लो जिस सन को जाना था वो मर गया, ठीक है, जिस ग्रैंड सन को जाना था वो भी मर गया है, ये ग्रैंड सन है, तो उसकी भी तो विधवा होगी, ठीक है, और उसके बच्चे होंगे, उनको दे दो। यहीं पे जाके रोक देता है, ठीक है। अपने सन जो मर गया है उसके बच्चों को मिलेगा, अगर उसका बच्चा मर गया है तो ग्रैंड सन को मिलेगा, ग्रैंड सन मर गया है तो ग्रेट ग्रैंड सन, तीसरी पुस्तक जा रहा है, ठीक है। वाइफ में ग्रैंड सन तक जा रहा है और बच्चों में ग्रेट चिल्ड्रन तक जा रहा है, याद रखना, और डॉटर इंक्लूड है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, हाँ, ओके। अब वापस थोड़ा सा आओ, जो सन मर गया था और जिसके सन और डॉटर को भी मिला था, ठीक है, मिला था ना, उसमें सन के साथ साथ जैसे ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, वाइफ को जा रहा था, लेकिन जब डॉटर की बात आएगी तो हम, एक सेकेंड, ये ग्रैंड डॉटर है तो हम सिर्फ ग्रेट ग्रैंड डॉटर को देंगे। हम किसको देंगे, डॉटर वाली लाइन में जाएंगे। तो इसको 2-3 बार देखोगे तो समझ में आएगा, प्रैक्टिस करोगे इसे मैथ की तरह तो समझ में आएगा, ठीक है, ओके। अब देखो हम इसको नाम देते हैं, राम है, राम की बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की और वाइफ, राम मर गया, ठीक है। उसका पिता बिना वसीयत, नहीं सुनो, राम के पिताजी मर गए हैं बिना वसीयत बनाए, उनकी प्रॉपर्टी में राम का हिस्सा लगना था, बट राम पहले ही, पिता से पहले ही मर चुका है। राम के एक, ओके, पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, सन हो गया, जितने भी सन हो, 1 2 3 4 5, मान लो कि एक सन है, डॉटर, अगर विधवा है, विडो है, जो मरेगा उसकी विधवा भी हो सकती है और माँ भी हो सकती है, फादर की बात नहीं हुई है इसमें, ध्यान देना, ठीक है। पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, अगर कोई सन था, मान लो एक से अधिक सन रहा हो या एक ही सन हो और वो मर गया है, तो उसका कोई सन या डॉटर होगा, ग्रैंड चिल्ड्रन। पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, हाँ तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, अगर डॉटर मर गई है तो उसका भी कोई सन या डॉटर होगा, ये देखो, ठीक है। पूर्व मृत पुत्र
की विधवा। अगर ये सन मर गया होगा तो हो सकता है शादीशुदा रहा हो, उसकी वाइफ भी रही होगी, है ना। अभी इसका हम पूरी मैपिंग करते हैं, यहाँ पढ़ने दो हमको पहले एक बार। पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। अगर मान लो ये सन भी मर गया है तब ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है। हमको याद आया तुम्हारे सीनियर्स को यहाँ तक पढ़ाया, फिर बोले मैम रहने छोड़ दो इसको, मैम नहीं याद करना, बट इसको भी बताते हैं। ठीक है। पूर्व मृत पुत्र। अच्छा रुको, तुम लोग को थोड़ा सा वाइट मैपिंग कर लेते हैं। ओके, तो प्रथम वर्ग में कौन कौन आएगा? वर्ग 1 में प्रथम पैरा में कौन आएगा? इनमें बराबर बराबर बटेगा। तो हम मानते हैं कि एक सन है किसी के पास, एक डॉटर है किसी के पास, माँ भी एक ही होंगी और वाइफ भी एक ही होंगी। ठीक है। तो इनको प्रॉपर्टी जाएगी, इनको जाएगी बराबर। ओके, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। ठीक, ये नियम है। अब हम दूसरा तीसरा सन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो सन है डॉटर इन्हीं को मारते हुए चलेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। मान लो ये सन मर गया तो इसका हिस्सा इनको थोड़ी जाएगा। अगर ये सन ठीक है शादीशुदा था तो इसको एक विडो होगी। अगर इसके बच्चे हो, मान लो इसकी सिर्फ एक सन है तो दोनों में आधा आधा बांट दो। इसका वाला हिस्सा ये 1/4 का आधा आधा हिस्सा। ठीक है। अभी हम हिस्सा नहीं बता रहे, अभी हम तुमको बताएंगे किसको किसको जा सकता है। ठीक है। हो सकता है इसकी एक डॉटर भी हो। ओके, तो वर्ग एक कह रहा है कि हम उसके बच्चों में बांट देंगे, नहीं तो बीवी और माँ इन सब में बटेगा। इन सब में बटने के बाद अगर कोई बच्चा अगर उसका मर गया है तो उसकी भी विधवा नहीं होगी, उसके जो बच्चे होंगे सन और डॉटर, उसका हिस्सा हम उनमें बराबर बराबर बांट देंगे। ठीक, तो इसकी विधवा, मान लो इसकी विधवा नहीं जाने तो उसके बच्चे ही हैं सिर्फ। इन केस मान लो सन है और डॉटर है तो इन दोनों को इसका जो ये 1/4 हिस्सा इसको मिला है ना, मान लो 80 रुपए है, मान लो ये 80 रुपए 20-20 चारों को मिला है, तो ये 20 रुपए जो इसको मिला होगा इसमें ही इनका हिस्सा लगेगा, इनके वाले में नहीं लगेगा। ठीक है, वो बढ़ चुका है, वो किसी और का है। ओके, फिर से हिस्सा बांटने लगे हम। चलो ओके, अब कह रहा है कि अगर ये सन मर गया है, मतलब ये सन था, ये तो ग्रैंड सन होगा। ठीक है, तो इसको भी हिस्सा मिलना चाहिए था। अगर ये मर गया होता तो किसको मिलता? अगर ये मर गया है, देखो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर ये जीवित है तो सिर्फ इसी को हिस्सा देकर छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद इसके बच्चे बीवी का हिस्सा किसी का नहीं लगेगा जब तक ये जीवित रहेगा या जब तक ये स्वयं न दे दे। अगर ये मर गया है तब हम बात कर रहे हैं कि हम इसके बच्चों को, इसके बेटे को हमको हिस्सा देना था, लेकिन बेटा तो मर चुका है तो उसके बच्चों को बीवी दे दो। मान लो एक सन था वो मर गया है, बट उस सन के भी चाइल्ड थे, सन और डॉटर, तो इनको दे दो। ठीक, ओके। डॉटर का हिस्सा था बट डॉटर तो मर गई है, तो डॉटर के सन और डॉटर होंगे, उनको दे दो। यहां तक हमने पढ़ा था, इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, तुम लोग को इतना याद नहीं रखना है, बस समझ लो बस। ठीक है, कैसे पढ़ता है। ओके, एग्जाम में नहीं याद आएगा, लिख देना प्रथम वर्ग के वारिस को जाएगा, सीधी सी बात। ठीक ना, मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र हो गया और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री हो गई। यहाँ तक हो गया था। पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा। ओके, हम अब देखो, जैसे ये सन मरा था तो इसकी वीडियो को मिला था। ठीक है, तो इसका जो हिस्सा होगा अगर ये मर गया है तो इसको जाता, और अगर ये मर गया तो इसको जाता। लेकिन हो सकता ये भी तो शादीशुदा रहा होगा, तभी तो बच्चे हैं, तो इसकी वीडियो को भी हिस्सा लगेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि बच्चे होने से पहले शादी होगी ना। अगर वाइफ जिंदा है तो वाइफ का हिस्सा लगा देंगे। पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, यहां तुमको थोड़ा सा अंतर दिखेगा, ध्यान देना। पूर्व मृत जो डॉटर है उसकी डॉटर के सन को मिल रहा है, ध्यान देना। पूर्व मृत डॉटर है
इसके बेटे और बेटी को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों मर गए हैं तो इनके बच्चों को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बच्चों को मिलेगा, नाती के बच्चों को जाएगा, लड़की वाले लाइन में जाएगा, याद रखना, ठीक है। पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, ओके, ये हो गया, हमने देखा। ओके, पूर्व मृत, एक मिनट, पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, ओके, और इनके भी डॉटर को जाएगा। और एक सेकेंड, पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री, हमको, हाँ ठीक है, ओके, पूर्व मृत पुत्री, पुत्र की पूर्व मृत पुत्री, पुत्री, सन, लास्ट है, पूर्व मृत सन, इसकी इनका इनकी डॉटर हो जाएगा, ठीक, ये इतना है। सो ये जो प्रथम वर्ग में प्रथम श्रेणी, इसको हम फिर से बताते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ओके। इसको नाम देकर हम समझाते हैं इसको। वर्ग एक कह रहा है कोई पुरुष बिना प्रॉपर्टी, सॉरी, बिना वसीयत बनाए मर गया, तो हम मान के चलते हैं कि उसके बच्चे हैं, बच्चों में माँ जीवित है, पत्नी भी जीवित है, विधवा, बराबर बराबर संपत्ति बांट दी। लेकिन फिर कह रहा है जो सन था वो मर चुका है, तो क्या उसको हिस्सा देना है कि नहीं? तो कह रहा है कि अगर उस सन की विधवा जिंदा है और बच्चे जिंदा हैं, तो उनको दे दो, ठीक है। फिर कह रहा है, फिर कह रहा है कि मान लो विधवा तो जाएगा ही, मान लो जिस सन को जाना था वो मर गया, ठीक है, जिस ग्रैंड सन को जाना था वो भी मर गया है, ये ग्रैंड सन है, तो उसकी भी तो विधवा होगी, ठीक है, और उसके बच्चे होंगे, उनको दे दो। यहीं पे जाके रोक देता है, ठीक है। अपने सन जो मर गया है उसके बच्चों को मिलेगा, अगर उसका बच्चा मर गया है तो ग्रैंड सन को मिलेगा, ग्रैंड सन मर गया है तो ग्रेट ग्रैंड सन, तीसरी पुस्तक जा रहा है, ठीक है। वाइफ में ग्रैंड सन तक जा रहा है और बच्चों में ग्रेट चिल्ड्रन तक जा रहा है, याद रखना, और डॉटर इंक्लूड है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, हाँ, ओके। अब वापस थोड़ा सा हो, जो सन मर गया था और जिसके सन और डॉटर को भी मिला था, ठीक है, मिला था ना, उसमें सन के साथ साथ जैसे ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, वाइफ को जा रहा था, लेकिन जब डॉटर की बात आएगी तो हम, एक सेकेंड, ये ग्रैंड डॉटर है तो हम सिर्फ ग्रेट ग्रैंड डॉटर को देंगे। हम किसको देंगे? डॉटर वाली लाइन में जाएंगे। तो इसको 2-3 बार देखोगे तो समझ में आएगा, प्रैक्टिस करोगे इसे मैथ की तरह तो समझ में आएगा, ठीक है, ओके। अब देखो हम इसको नाम देते हैं, राम है, राम की बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की और वाइफ, राम मर गया, ठीक है। उसका पिता बिना वसीयत, नहीं सुनो, राम के पिताजी मर गए हैं बिना वसीयत बनाए, उनकी प्रॉपर्टी में राम का हिस्सा लगना था, बट राम पहले ही पिता से पहले ही मर चुका है। राम की क्या है, राम मर चुका है लेकिन राम की एक फैमिली है, क्या है, राम की एक फैमिली है। फैमिली में कौन कौन है? उसकी बीवी है, बेटा है और बेटी है, ठीक है, तो उनको दे देंगे। लेकिन बात ये उठी कि राम भी मर गया है और राम का बेटा बेटी भी मर गए हैं, तो ये हो रहा है कि राम के बेटा बेटी, इसके इसके जो मरा हुआ है ये फादर थे, ठीक है, ये खुद ही सन था, ये ग्रैंड है, तो हम ग्रेट थर्ड पीढ़ी में जाएंगे और जो राम के बेटे का विधवा है या राम की बेटी की बच्चे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनको दे दे, ठीक है। लेकिन अगर हम राम की अर्थात ग्रैंड डॉटर की बात करें, इनके, तो फिर उनके ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड में सिर्फ डॉटर को जाएगा, ओके। हम ये टॉपिक खत्म नहीं होगा अगर, ओके, अब डॉटर पे आओ, ठीक है। जो मर गया था उसकी एक डॉटर भी थी, उसको भी हिस्सा जाएगा, हमने जस्ट देखा सेक्शन 6 में, ठीक है ना, हिस्सा तो गया,
हिस्सा जाने के बाद क्या हुआ, मान लो कि वो डॉटर मर चुकी है संपत्ति बंटने से पहले ही, ठीक है, उसके वसीयत कर्ता की मृत्यु से पहले, सॉरी, निरुक्तीय मृत्यु से पहले, ठीक है, तो उसके खुद के सन या डॉटर होंगे ना, आप उनको दे दो, ठीक है, ओके ओके। अगर बेटी के भी बच्चे नहीं हैं, मतलब मर गए हैं बेटी के बच्चे, तो जो सन था, जो बेटी का बेटा था, उसकी बेटी को दे दो, और अगर बेटी थी, बेटी की मैम बेटी थी, तो उसके सन को होगा। एक मिनट रुको, हम ये बता रहे हैं कि इन सब में संपत्ति बटेगी, तुमको याद नहीं करना है, ठीक है, ओके, तुम परेशान नहीं होना कि इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति है, इसकी डेथ हो रही है, एक्स है, ये मर गया, इसकी प्रॉपर्टी बांटनी है, इसके सन को देंगे, इसके डॉटर को देंगे, इसकी वाइफ को देंगे, इसकी मदर को देंगे। अगर ये मर गया है, ये भी मर गया है उसके मरने से पहले, तो फिर हम फिर से वही रूल, देखो शुरू में देखा था, इसकी वाइफ को देंगे, इसकी सन को देंगे, इसकी डॉटर को देंगे, ओके। अगर सन मर गया है, ये भी मर गया है, तब फिर से इसकी वाइफ को देंगे, इसके सन को देंगे, इसकी डॉटर को देंगे, ठीक है, सेम रूल लागू हो रहा है, ठीक है, ओके। लेकिन पहले में जो मरा था, सिर्फ इसी में इसकी माँ को मिल रहा था, बाकी सब में माँ को नहीं मिल रहा, ठीक है, लड़के वाले लाइन में। अब देखना, जो बेटा मर गया था उसके सन में तो सेम लाइन है, लेकिन बेटी वाले में सिर्फ उसकी डॉटर को जाएगा। अब देखो, अब बेटी को अगर प्रॉपर्टी हमने दी है, लेकिन बेटी मर गई है, तो इसके बच्चों को दे दो। हम मान लेते हैं इसके एक सन और एक डॉटर है, अभी हम तुमको 20 बता देते और कंफ्यूज हो तुम, है ना, तो इन दोनों में बांट दो। लेकिन पता चला जब प्रॉपर्टी बढ़ने का टाइम आया तो ये मर गई थी, तो इन दोनों में जाता, लेकिन ये दोनों भी मर गए थे, तो अगर सन मर गया था तो इसकी डॉटर को जाएगा, अर्थात नाती मर गया था तो उसकी बेटी को जाएगा, लेकिन अगर डॉटर मर गई थी तो इसके जो चाइल्ड होंगे उसको जाएंगे। बस इतनी सी बात थी, कुछ नहीं था वो, ठीक है, लेकिन सबको मरा हुआ होना चाहिए, तुमको याद नहीं करना है, बस हो गया, ओके। अगर इनमें से कोई नहीं जीवित है, ये भी प्रथम वर्ग है, ठीक है, फर्स्ट क्लास, तब पिता को प्रॉपर्टी जाएगी, उस पुरुष के पिता को। देखो अभी तक पिताजी नहीं मिले थे, ठीक है। अगर पिताजी नहीं है तो पुत्र की पुत्री का पुत्र लेगा, पुत्र की पुत्री का पुत्र लेगा। ये इनमें से अगर कोई नहीं है तो किसको जाएगा, फादर को जाएगा, सीधी सी बात है, फादर को दे दो। लेकिन मान लो पिताजी भी नहीं है, तब किसको दोगे, तो यहां वापस आना, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, लाइन दिख रही है, ये वाली, ये वाली। यहां हमने देखा है कि पुत्र की पुत्री के सिर्फ पुत्री को जाता है ना, लेकिन बोल रहा है कि अगर ये वाली पूरी लाइन खत्म होने के बाद पिताजी भी नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे रखते हैं, और अब हम उस सन को, जिसको जाना चाहिए था लेकिन मर गया है, फिर उसकी डॉटर के सन को दे देंगे, ओके। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर इन सबको जाएगा। अब इसको हम सिर्फ पढ़ दे रहे हैं, परेशान मत होना, वहां बनाएंगे नहीं, तुम लोग कंफ्यूज हो गए, प्रथम वर्ग के हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो भी नहीं है, तब पुत्री के पुत्र का पुत्र, पुत्री के पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री का पुत्र, पुत्री की पुत्री, मतलब डॉटर वाली लाइन में जाएगा, ठीक है। 2 या 3 पुस्तक तक जितने भी बच्चे हो सकते हैं, नातिन पनातिन, ओके। अगर ये सब नहीं है तो भाई के बेटे को दे दो। अगर भाई का बेटा नहीं है तब बहन के बेटे को जाएगा, ठीक है। अगर बहन का बेटा नहीं है तब भाई की बेटी को जाएगा, और अगर भाई का बेटी नहीं है तब बहन की बेटी को प्रॉपर्टी जाएगी। अगर वो भी नहीं है तब हम अपने ग्रैंडपा को अपनी प्रॉपर्टी देंगे, जिनका जीवित होना शायद ही पॉसिबल हो, और ग्रैंडमा को, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो पिता की विधवा या भाई की विधवा को दे दो। अगर वो नहीं है तो पिता के भाई या पिता की बहन को दे दो, अर्थात अपने चाचा को, जो मर गया है, जो मर गया है उसका जो चाचा या बुआ होंगी उनको दे दो, ठीक है।
अगर वो भी नहीं है तो अपने जो मर गया है उसके नाना या उसकी नानी को दे दो, जो मर गया है, ठीक है। और अगर नाना नानी भी नहीं है तो जो मर गया है उसके मामा या मौसी को दे दो, ठीक है। ये प्रथम वर्ग के हैं। अब इतना तुमको याद नहीं करना है, ठीक है। ओके, एक मिनट, ये प्रथम वर्ग के, अरे यार थोड़ा सा रुको तो। ये वर्ग एक है, ठीक है, आई थिंक। और वर्ग टू कहाँ गया फिर? आई थिंक ये वर्ग टू होगा, ठीक है। ये वर्ग टू है, ठीक। ये यहाँ से वर्ग टू चालू होता है। इसमें क्लियर नहीं लिखा तो थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है। कि जब तुम्हारे बच्चों के बच्चे कोई नहीं है तब आप वर्ग टू में जाओ, इन सबको दो, ठीक है। ये है वर्ग टू। ओके, तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से लिख लोगे। क्या लिखना है अब बता रहे हैं। कोई व्यक्ति वसीयत के बिना मर गया तो हम सबसे पहले प्रथम वर्ग को देंगे। कहाँ दिया हुआ है? अनुसूची में दिया हुआ है लिस्ट। कौन कौन देंगे, कौन कौन हो सकता है, तो लिख देंगे माँ, उसकी माँ, जो व्यक्ति मर गया उसकी माँ, उसकी विधवा, उसके बच्चे, अगर बच्चे नहीं है तो बच्चों के बच्चे, उसके बाद इत्यादि कर देंगे, ठीक है। अगर वो नहीं है तो हम दूसरे वर्ग में जाएंगे। दूसरे वर्ग में कौन? पिता या बेटी के बेटे का बेटी, जो भी था, नहीं सॉरी, सन के डॉटर का सन, ठीक है। और उसके बाद चाचा मामा नाना करके टीसी कर देंगे, ठीक है। अगर ये दोनों में से कोई नहीं है तो हम गोत्रज को देंगे। अब बहुत ध्यान से देखना, जब हमने सेकंड शेड्यूल पढ़ा था, चाचा मामा नाना काका, उसमें भी तुमको गोत्रज ही दिखे थे ना। लेकिन वो एक छोटी लिस्ट थी। छोटी मतलब पिता के जो चचेरे भाई, पिता के जो चाचा हैं, ठीक है, पिता के जो नाना है, पिता के, सॉरी नाना तो हो जाएंगे, बंधु में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सेकंड लिस्ट तुम देखोगे इसमें एक छोटी सी गोत्रज और बंधु की लिस्ट होगी, ठीक है। लेकिन ये जो गोत्रज की परिभाषा अलग से दी गई थी, हमने देखा था सेक्शन 2 या 3 में, अभी अभी देखा था, ये बहुत लंबी हो सकती है। हो सकता है पूरा गांव एक ही परिवार से मिलकर बना हो, है ना, होता है, कहीं कहीं होता है। मेरे बगल में एक दूबे का गांव है तो बहुत बड़ा वो गांव है, लेकिन एक ही बंधु के रहे होंगे, एक ही गोत्र के होंगे, है ना, तो किसी को दे दो। नहीं है तो अपनी माँ के साइड से या अपने अपने स्वयं की नानी के साइड से या किसी भी साइड से, ठीक है। लंबा चौड़ा बंधु का बहुत लंबा हो सकता है, मौसी हो सकती है, मौसी के बच्चे हो सकते हैं, मौसी की जो भी फैमिली लंबी चौड़ी, बस हमको बंधु लिखना है बस, ठीक है। बस इन्हीं 4 लोग को देना है, ओके। ये तुम्हारा सेकंड, जब तुम लोग आंसर लिखोगे लिखोगे सेक्शन 8 भी साथ में लिखोगे, ठीक है, अगर याद आएगा तो। अगर तुम्हारी सीरीज में हो तो हाईलाइट कर लेना। देखो, अभी सेक्शन 9 और 10 भी उसी से जुड़ा हुआ है। सेक्शन 9 कहता है कि अनुसूची में जो वारिस में के वर्ग एक में के वारिस एक साथ और अन्य सब वारिसों का वर्जन करते समय अंश भागी होंगे। वर्ग 2 में पहली प्रविष्टि में वारिसों की, दूसरी प्रविष्टि डॉट 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 डॉट। क्या बोल रहा है सेक्शन 9, जो मैंने भी जस्ट बताया, कि जब हम प्रॉपर्टी बांटेंगे तो प्रथम वर्ग में जितने लोग थे, पूर्ण स्वामी का क्या मतलब होता है कि वो उस संपत्ति को खरीद सकती है और बेच सकती है, जैसे भी यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मोबाइल है, तुम जैसे भी यूज करना चाहते हो, सोचो, उसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो, फोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, है ना, लीगली जो जो कर सकते हो एज ए मालिक, ठीक है। तो तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है, बस तुमको समझा रहे थे कॉन्सेप्ट, ओके। कैसे कैसे प्राप्त हुआ हो, ये हमने 5 प्रकार के देखा। इन पांचों प्रकार को तुम हेडिंग में लिखोगे, फिर एक्सप्लेन कर सकते हो चाहो तो। कैसे प्राप्त हुआ, कैसे कैसे प्राप्त नहीं, सॉरी, हाँ, कैसे कैसे प्राप्त हुआ हो मतलब विरासत द्वारा प्राप्त हुआ हो, वसीयत द्वारा, विभाजन द्वारा, ठीक है। कैसे प्राप्त हुआ हो, ये दूसरी चीज हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि हो सकता है कि चाहे विरासत, वसीयत इत्यादि में खुद कमाया हो, चिरभोग द्वारा, क्रय द्वारा इत्यादि, ठीक है, ओके। ये स्त्री धन का हो गया, ओके। अभी हम लास्ट में तुमको 2-3 केस बताते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन यह दान अथवा बिल, इसके कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है। यह अन्य लिखत के अधीन सिविल न्यायालय डिक्री आदेश पर लागू नहीं होंगे, पंचायत संबंधी नियमों पर भी लागू नहीं होंगे, ठीक है।
हिंदू नारी की दशा में उत्तराधिकार के नियम। अभी जो हमने सेक्शन 8 देखा था वहां हिंदू पुरुष का देखा था, याद है कि अगर हिंदू पुरुष मर जाता है बिना वसीयत बनाए, सॉरी कहाँ गया, सेक्शन 8 ये देखो, ठीक है, तब प्रॉपर्टी किसको किसको जाएगी, मोस्टली यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लेकिन चूंकि सेक्शन में है तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अगर कोई हिंदू नारी, उसके पास प्रॉपर्टी है भाई, मर गई है, तो धारा 16 के अनुसार उसकी प्रॉपर्टी जाएगी। तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? कोई स्त्री मर गई बिना वसीयत बनाए तो सबसे पहले उसके बेटे और बेटियों को जाएगी, ठीक है, जिसके अंतर्गत पूर्व में पुत्र या पुत्री के अपत्य भी हैं। कोई फीमेल मर गई है, जाहिर सी बात है उसके चिल्ड्रन को जाएगी, डॉटर और सन। यही नहीं, अगर कोई डॉटर और सन मर गया है तो उनके चिल्ड्रन को जाएगी। यहाँ पे देखो जेंडर नहीं बताया गया, अपत्य लिखा गया है, सीधी सी बात, अपत्य मतलब चाइल्ड, उसके जो बच्चे रहेंगे, ठीक। जैसे पुरुष वाले में हमको कंफ्यूज किया था, यहाँ कंफ्यूज नहीं है, प्लस हस्बैंड को जाएगी। ओके ओके, बहुत ध्यान से देखना, अभी सामान्य प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अगर ये तीनों नहीं है, बच्चा और पति दोनों नहीं है, तो पति के वारिस को दे देंगे। पति का वारिस कौन कौन होता है? जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, वर्ग 1 2 3 4 5 6, देखा ना, देखा ना, हाँ तो आ जाएगी। अगर वो नहीं है तो लड़की के माता पिता को दे दो, ओके। अगर लड़की के माता पिता भी नहीं है तो लड़की के पिता के वारिस को दे दो, अर्थात लड़की का भाई वगैरह होगा, मतलब जो महिला मर गई है उसका जो भाई वगैरह होगा, ठीक है। चाचा वगैरह। और अगर वो भी नहीं है तो माँ के वारिसों को दे दो। तो जाहिर सी बात है जो पिता का वारिस होगा माँ का भी होगा, लेकिन माँ की बहन अर्थात मौसी वगैरह भी हो सकती है। इतना डीपली माँ में नहीं पढ़ना है, इसलिए इसका क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। बहुत अच्छे से ये दूसरा याद रखना, ठीक है, कि उपधारा में कोई बात होते हुए भी कोई संपत्ति जिसकी विरासत हिंदू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई थी। ऊपर हमने सामान्य नियम देखा, जो प्रॉपर्टी औरत को मिली है, ठीक। दूसरा बता रहा है कि फीमेल जो मर गई है और उसके पास जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे मिली थी? अपने नैहर से मिली थी, अपने माता पिता से मिली थी, ठीक है। अब वो जब मर जाएगी, जब वो मर जाएगी तो उसके चिल्ड्रन को जाएगी, हस्बैंड को नहीं जाएगी। या तो चिल्ड्रन को जाएगी, सन डॉटर जो भी है, और अगर चिल्ड्रन नहीं है तो उनके बच्चों को जाएगी। ये देखो, मृतक के पुत्र या पुत्री को, जिसके अंतर्गत पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य आते हैं, हस्बैंड को नहीं जाएगी, ठीक है। और अगर उसके चिल्ड्रन नहीं है तो हस्बैंड को नहीं जाएगी, वापस पिता को चली जाएगी। ये देखो, कोई संपत्ति जो हिंदू नारी को उसके पिता या माता से मिली थी, ठीक है, वो मर गई बिना वसीयत बनाए, उसके चिल्ड्रन को जाएगी। चिल्ड्रन नहीं है तो चिल्ड्रन के चिल्ड्रन को जाएगी। लेकिन अगर चिल्ड्रन के चिल्ड्रन नहीं है तो ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं जाएगी, इसको जाएगी। उपधारा, अच्छा ठीक है, उपधारा 1 में निर्दिष्ट ये जो ऊपर हमने देखा, ठीक है, क्रम में जाएगी। इसमें सबसे पहला कौन है? पिता का वारिस। सॉरी, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। धारा 1 के क्रम में नहीं जाएगी, धारा के क्रम में तो पति आ जाएगा ना, पति और उसके रिश्तेदार आ जाएंगे। ये हाँ, एक सेकंड, ओके। सो कोई लेडीज फीमेल मर गई, उसकी प्रॉपर्टी उसके चिल्ड्रन को जाएगी। अगर चिल्ड्रन नहीं है तो चिल्ड्रन के चिल्ड्रन को जाएगी, ठीक है, प्लस हस्बैंड को जाएगी। अगर हस्बैंड नहीं है तो ये एक अनुसूची दी थी कि पति के जो फैमिली होगी, पति के जो वारिस होंगे उनको जाएगी। अगर पति के वारिस नहीं है तो फिर लास्ट में पिता के वारिस, माँ के वारिस इत्यादि को जाएगी। ये सब दिया हुआ था, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है अगर ये प्रॉपर्टी जो जिसकी बात हो रही है उत्तराधिकार में जाने के लिए, ये इसको इसके माता या पिता ने ही दी थी, तब हम इसको उत्तराधिकार में सिर्फ इसके चिल्ड्रन को देंगे या चिल्ड्रन के चिल्ड्रन को देंगे अगर चिल्ड्रन मर गए। हस्बैंड को नहीं देंगे, जो यहाँ पर देखो, हाँ।
अब मान लो ये दोनों नहीं है, मान लो लड़की की नई नई शादी हुई थी, मर गई, बच्चे ही नहीं है उसके, उसको प्रॉपर्टी मिली थी अपने पिता से माता से, तो क्या करेंगे? तो हम ये जो हमने एक सूची देखी है कि पति के रिश्तेदार, फैमिली इत्यादि, उनको नहीं देंगे, वापस पिता के वारिसों को दे देंगे। कहाँ गया? इस पे, डी पे। ओके ओके। और ध्यान देना, कोई संपत्ति अगर हिंदू औरत को माता पिता से ना मिल करके उसके पति या ससुर से मिली हो, तो सबसे पहले चिल्ड्रन का ही नंबर आता है। ठीक है, ओके। अगर चिल्ड्रन नहीं है, अगर चिल्ड्रन नहीं है तो प्रॉपर्टी पति के वारिसों को जाएगी। अब बोल रहा है वही प्रॉपर्टी सेम उसको किससे मिली थी? हस्बैंड या फादर इन लॉ से। तब वो प्रॉपर्टी चिल्ड्रन को जाएगी, चिल्ड्रन नहीं है तो चिल्ड्रन, बच्चे नहीं है तो बच्चों के बच्चों को, और वो नहीं है तो पति के वारिस को। अब हम तीन चीज इसमें कहा गया है, कंफ्यूज ना हो, हम बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, ठीक है? और ध्यान देना, और ध्यान नहीं देना, आराम से समझ में आएगा। एक फीमेल है, इसके पास प्रॉपर्टी थी, सामान्य प्रॉपर्टी थी, जो इसने स्वयं कमाई थी। ठीक है, अब ये मर गई। ठीक है, तो इसके जो बच्चे हैं उनको मिल जाएगी, और अगर बच्चे मर गए हैं तो अगर अगर बच्चों के बच्चे हैं तो उनको भी मिलेगी। ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रंस को मिलेगी, ठीक, प्लस हस्बैंड को मिलेगी। अगर ये नहीं है, बच्चे और हस्बैंड दोनों खत्म हो गए हैं, ठीक है, तो पति के वारिसों को, और एक जो लिस्ट दी हुई है, ठीक है, पिता ससुर वगैरह जो लिस्ट हमने देखी उनको जाएगी, फिर माता पिता को जाएगी, फिर पिता के वारिसों को जाएगी, माँ की। सामान्य नियम था ये, सामान्य प्रॉपर्टी की बात हो रही है। फिर दूसरी बात करता है, जो ये प्रॉपर्टी है फीमेल की, अगर इसको इसके स्वयं के माता पिता ने दिया था, तो हम ये प्रॉपर्टी उसके बच्चों को देंगे, इसमें हस्बैंड इंक्लूड नहीं है। ठीक है, हस्बैंड इंक्लूड नहीं होगा। और अगर बच्चे नहीं हैं तो पिता, फादर को, वारिसों को देंगे, फादर के वारिस को देंगे। ओके, जो लिस्ट दी है उस लिस्ट को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक, और सेम चीज अपोजिट लागू होती है अगर उस फीमेल के जो प्रॉपर्टी है वो स्पेशली किससे मिली है? हस्बैंड से मिली है। मान लो हस्बैंड ने उसको घर गिफ्ट दिया था, या फादर इन लॉ ने दी है। ठीक है, तब फिर बच्चों को जाएगी, और बच्चे नहीं हैं तो बच्चों के बच्चों को, नहीं तो पति के वारिसों को। पति के वारिस में पति भी आता, पिता के वारिस में पिता भी आता, इतना याद रखना। और ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, अब देखो क्रम दिया हुआ है, क्रम नहीं बताना हमको, ठीक है, हाँ, नहीं तुम लोग को कंफ्यूजन होगा। और ओके, पूर्ण रक्त को अर्ध रक्त पर अधिमान प्राप्त होगा। ठीक है, कह रहा है कि कोई बात होगी तो पूर्ण रक्त को अर्ध रक्त पर, तो ऊपर हमने पढ़ा था, हम यहाँ फिर से बता दे रहे हैं। पूर्ण रक्त कौन होता है? जिसके फादर और मदर सेम हो। ठीक है, अर्ध रक्त कौन होता है? फादर सेम हो लेकिन माँ डिफरेंट हो। ठीक है, ओके। और सौतेला वो होगा जिसकी माँ सेम हो लेकिन पिता अलग अलग हो। तो हम अक्सर देखते हैं कि अगर माँ अलग अलग रहती है तो भी हम सौतेला बोल देते हैं, बट उसको अर्धरक्त यहाँ बोला गया है। ठीक, फादर एक है, माँ एक सेकंड, नहीं गड़बड़ नहीं करना हमको, एक सेकंड। ओके, एक बार देख लेते हैं, इन केस, है ना। दो व्यक्ति एक दूसरे के पूर्ण रक्त हैं जबकि वे एक ही फादर, एक ही पूर्वज और एक ही पत्नी से हैं। ठीक है, अर्ध रक्त हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से और भिन्न भिन्न मदर से हैं। ठीक है, सही था, ओके। और एक दूसरे के इकोदरत हैं जब वो एक ही माँ से और भिन्न भिन्न फादर से हैं। तो सौतेला की जगह कौन सा शब्द यूज हुआ है? इकोदर रक्त। ओके,
ठीक है। पूर्ण रक्त मतलब कि सगे हो, पूरे सगा सगा, इसका सीधा सा मतलब है सगा होना, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में देख लो। अर्ध रक्त का मतलब है पिता एक है, माँ अलग अलग है। और सौतेला को यहाँ एकोदरत बोला गया, जो भी बोला गया। तो बोल रहे हैं जब हम प्रॉपर्टी बांटेंगे तो पूर्ण रक्त को अर्ध रक्त पर अधिमान देंगे, मतलब सगे को सौतेले से ज्यादा महत्व देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फीमेल मर रही है, इसकी प्रॉपर्टी है, तो जाहिर सी बात है ये अपने सगे बच्चे को जाएगा ना, सौतेले को थोड़ी जाएगा। इसको लिख दिया गया है ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। केस नंबर 50 बने। और ठीक, दो या अधिक वारिसों के उत्तराधिकार का ढंग। यदि दो या अधिक वारिस निर्वसियत की संपत्ति के एक साथ उत्तराधिकारी होते हैं तो संपत्ति निम्नलिखित प्रकार से पाएंगे। ओके, तुम लोग कंफ्यूज हो गए, फिर से इसको रहने दो, मुझे कुछ और बताना था। इसके लिए टाइम चाहिए, फिर नहीं होगा तो फिर हम लोग बोलोगे कि मैम समझ नहीं आ रहा। कुछ दशाओं में संपत्ति अर्जित करने का अधिमानी अधिकार, ये भी नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में, छोड़ देते हैं। ओके, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 20D एंड 24 वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि निरसित हो गए हैं, समाप्त कर दिए गए हैं। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, ओके, ये भी हम बताते हैं, अलग से पेज में बताएंगे, ठीक है। तो सिर्फ इसको इसलिए क्योंकि इसको निरसित कर दिया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित है हिंदू महिलाओं के संपत्ति अधिकार से संबंधित, ठीक है, यहीं पर बता दे रहे हैं, ठीक है। निवास गृह के बारे में विशेष उपबंध, ठीक है, ये बता दे रहे हैं। तो जब तुम हिंदू महिलाओं के उत्तराधिकार संबंधी लिखोगे, सेक्शन 6 पहला क्वेश्चन, ठीक है, सेक्शन 6, तो 6 साथ सेक्शन 23 एंड 24 भी लिखोगे। क्या लिखोगे, 2005 के पहले का नियम और 2005 के बाद का नियम। तो 2005 के बाद सेक्शन 6 में क्या कर दिया गया है कि महिलाएं भी, बेटियां भी पुत्र के बराबर संपत्ति पाएंगी, ठीक। फिर धारा 23 डालोगे और वहां लिखोगे 2005 के पहले जो घर रहता था, जो खानदानी, जिसमें मतलब जब मान लो कि शादी हो गई लड़की की, तो जो उसके पिता का घर है, ठीक है, जो पिता का घर है जहां भाई रहता है, ठीक है, उस घर में बहन निवास कर सकती थी अगर वह बहन विधवा है या तलाकशुदा है, ठीक है, विधवा है या तलाकशुदा है, बट वो बंटवारा नहीं करा सकती थी। ओके, रुक जाओ, तुम लोग को अलग से पेन करते हैं ताकि तुम लोग को फायदा मिले इससे, ठीक है। तो महिलाओं के उत्तराधिकार संबंधी 2005 का रूल आएगा, तो वहां पहले सेक्शन 6 लिखोगे और सेक्शन 6 का प्रॉपर लिखोगे कि डॉक्टर को भी क्या है, सन के बराबर वैसे ही अधिकार है जैसे कि जन्म के समय पुत्रों को संपत्ति में अधिकार रहता है, इत्यादि। फिर लिखोगे धारा 23 2005 के पूर्व का नियम लिखोगे। 2005 के पूर्व क्या था कि जो निवास गृह था, ठीक है, कहां से, लड़की के पिता के साइड से, ठीक है, उसमें 2005 के पूर्व जिसमें भाई रह रहा था, उसमें लड़कियां बंटवारा नहीं करवा सकती थी, हिस्सा नहीं ले सकती थी। हाँ, निवास कर सकती थी सिर्फ तब जब वह लड़की विधवा हो गई है, शादी नहीं हुई है या तलाकशुदा है, ठीक है, लेकिन बंटवारा नहीं कर सकती थी। 2005 के बाद ये धारा समाप्त कर दी गई। धारा समाप्त करने, देखो दो चीज किया जा सकता है, या तो अमेंड करके लिख दिया जाए कि अब तुम लोगे, अब बेटियां लेंगी प्रॉपर्टी, घर बंटवाएंगी, ठीक है, और या तो हम वो नियम ही समाप्त कर दें जो रोकता था। तो हमने क्या किया, धारा 23 को समाप्त कर दिया। अब क्या है, बेटियों को बराबर रूल है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे जैसे, पूर्ण रूप से निवास करने का भी, और अगर बंटवारा कराना है तो बंटवारे का भी अधिकार है, ठीक। ओके, इसके बाद सेक्शन 6 लिखा, फिर सेक्शन 23 लिखा, फिर 24 लिखेंगे। 24 में क्या है, देखो,
पुनर्विवाह करने वाली कुछ विधवाएं विधवा होने के नाते विरासत प्राप्त न कर सकें। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। अब देखो, पहले 2005 के पूर्व लिखेंगे। देखो, विधवा थी, किसकी विधवा है? पुत्र की विधवा है, या पौत्र की विधवा है। इनको अभी हमने देखा कहाँ मिल रहा था, विरासत मिल रही थी ना, मिल रही थी, कहाँ मिल रही थी? पुरुष वाले भाग में। निर्वसितीय जो पुरुष मर गया है उसमें इनको प्रॉपर्टी मिल रही थी, ठीक है। बट 2005 के पहले का ये रूल था कि अगर पति मर गया है और प्रॉपर्टी बंटने के लिए आई है तो उसकी विधवा का भी नंबर लगेगा। लेकिन अगर उस विधवा ने विवाह कर लिया है तो उसको हिस्सा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। 2005 के बाद क्या हुआ? फिर से वही रूल हुआ, या तो आप अमेंड करके लिख दो या तो उस नियम को ही समाप्त कर दो। तो धारा 24 को समाप्त कर दिया और लिख दिया कि मिलेगा, भले पुनर्विवाह कर लिया है, हिस्सा अगर उनका लगना चाहिए तो उनको कानूनी तौर पर मिलेगा, ठीक है। और ये तुमको एग्जाम में लिखना है, तो जैसा मैंने बोला वैसे ही नोट्स में बना लेना। नहीं अगर तुम्हारे में लिखा हो तो लिख लेना, ठीक है, ओके। अगर तुम लोग लिखने जा रहे हो 2005 के पूर्व पश्चात की स्थिति, नहीं भी लिखने जा रहे हो तो इस बात को दिमाग में एलएलएम वगैरह के लिए याद से रख लेना, ठीक है। तुमको ये टॉपिक बहुत कम जगह डिस्कस मिलेगा ऑनलाइन। समझ में आ रहा है कि जो भी तुम्हारे सीरीज में कर लेना, क्योंकि जो एग्जाम में बच्चे इसका आंसर लिखते हैं कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं लिखते, तो केस तो तुम लोग नाम लिख दोगे वही पर्याप्त है। इसमें तो तुम कॉन्सेप्ट क्लियर लिखो वही बात। बाकी सब में केस इसलिए दिया जाता है, अच्छे से लिखा जाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर रहता है। केस क्लियर है कि नहीं, आप कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं लिखेंगे, ठीक है। मोस्टली अभी तुम लोग का अगर नहीं बताना होता ना क्वेश्चन आंसर वाला तो हम 23-24 छोड़ दिए होते हैं, क्योंकि निश्चित है तो लोग का ये कोई काम ही नहीं है इसका, लेकिन इसका बहुत काम है, ये प्रभाव बताता है। चलो आगे चलते हैं। सेक्शन 25, 26 एंड 27, ओके, प्री वगैरह के लिए, ललम वगैरह के लिए। अब देखो, हत्या करने वाला निरहित होना। जो व्यक्ति हत्या करता है, हत्या करने का दुष्प्रेरण करता है, वह व्यक्ति हत व्यक्ति की संपत्ति या ऐसी किसी अन्य संपत्ति का जो उत्तराधिकार को अग्रसर करने में उसकी हत्या की थी या दुष्प्रेरण किया था, विरासत में पाने से निरहित होगा। कोई व्यक्ति है, ठीक है, सॉरी इसको रेस करती हूँ। कोई व्यक्ति है एक्स, इसको वाई की संपत्ति उत्तराधिकार में मिलती, ठीक है। बट एक्स ने क्या किया? वाई की हत्या का प्रयास किया, हत्या की है या हत्या का दुष्प्रेरण किया है। दुष्प्रेरण में तीनों चीज आती है, याद रखना, हमने बीएनएस में पढ़ा है। उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण, सहायता द्वारा दुष्प्रेरण या षड्यंत्र द्वारा, ये तीन चीज पढ़ी है हमने बीएनएस में, एंड षड्यंत्र, ठीक है। नाउ ठीक है, आपने ये किया, अब आपको संपत्ति उत्तराधिकार में नहीं मिलेगी। वाई का सन है एक्स, सन है एस, वाई का सन है, इसको उत्तराधिकार की संपत्ति मिलनी थी। निर्वसियत की बात हो रही है, वसीयत की बात नहीं कर रहे हैं। वसीयत में दे सकता है, भले उसकी हत्या का प्रयास किया था, दे सकता है, उसका मतलब हम निर्वसियत की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब तुम पुरुष वाला लिखोगे तो वहां लिख सकते हो, जहां महिला वाला, अगर महिला का तो आएगा ही नहीं, क्वेश्चन पुरुष का ही पूछेगा, लंबा चौड़ा है। तो अगर उसके बेटे ने उसकी हत्या का प्रयास किया था, चाहे संपत्ति के लिए हो किसी भी कारण से, चाहे प्रयास किया था या हत्या कर दी है, तो अब उसके बेटे को संपत्ति नहीं मिलेगी। बात यहीं खत्म हो जाती तो ठीक था, अभी ठीक नहीं था। देखो सेक्शन 26, जहां कोई हिंदू प्रारंभ के पूरे पश्चात धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू न रह गया हो या न रहे, वहां ऐसे संपरिवर्तन के पश्चात पैदा हुए अपने अपत्य और उस अपत्य के वंशज अपने हिंदू संबंधियों में से किसी की संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने के लिए निर्हित होंगे, सिवाय जबकि ऐसे अपत्य उस अपत्य के वंशज उस समय जबकि उत्तराधिकार के लिए हिंदू हों।
ठीक है, तो ये सेक्शन 25 है और इसको हम सेक्शन 27 से जोड़ेंगे, सेक्शन 27 से, ठीक है। सॉरी, ठीक है, 2-3 पेज में और ऐड कर देंगे, कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो इसको हम 27 से जोड़ेंगे। 26 क्या कह रहा है? सेक्शन 26 कह रहा है कि जब प्रॉपर्टी बंटनी है, जब प्रॉपर्टी संपत्ति बंटनी थी, उससे पहले आप हिंदू नहीं रह गए, आपने क्या कर लिया? धर्म परिवर्तन कर लिया। कौन से हिंदू नहीं रह गए? फिर से वही वाली परिभाषा लागू हो गई। सिख, आप हिंदू से बौद्ध हो गए, बौद्ध से सिख हो गए, जैन हो गए, आप हिंदू में ही आओगे, ठीक है। ओके, उसके अलावा धर्म परिवर्तन कर लियो, आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। जब उत्तराधिकार खुलेगा प्रॉपर्टी बंटने के लिए, चाहे ये वसीयती, हाँ वसीयती की बात हो रही है, निरस्ती की बात हो रही है, वसीयत में तो किसी को भी दे सकते हो, पड़ोसी को भी दे सकते हो, ठीक है। नाउ 27 देखो, यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को विरासत में पाने से इस अधिनियम के अधीन निर्रहित है, तो वह संपत्ति ऐसे न्यायगत होगी मानो ऐसा व्यक्ति निर्वसियत के पूर्व मर चुका है। अब देखो, धारा 25, हत्या किया या हत्या का प्रयास किया, तुमको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। 26 कह रहा है धर्म परिवर्तन कर लिया, कन्वर्ट हो गए, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। जब आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती तो सेक्शन 27 कहता है, तो भैया आपके जो उत्तराधिकारी होंगे उनके लिए ऐसा माना जाएगा कि वो भी मर गए हैं, क्योंकि जब आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो आपको, देखो आप जीवित हो, सामान्यतः आप मर जाओगे तो आपके बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मरा हुआ नहीं माना जा रहा है, निर्रहित माना जा रहा है कि आपको प्रॉपर्टी देंगे ही नहीं। जब आपको नहीं देंगे तो आपके जितने भी उत्तराधिकारी हैं सबको मरा हुआ माना जाएगा, ठीक है, और किसी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इसको तो यही समझा देते हैं। पहले क्या होता था कि कोई अगर किसी रोग से, गंभीर रोग से, त्रुटि से, अंग विकार से विकलांग है इत्यादि है, तो उसको प्रॉपर्टी नहीं दी जाती थी, ठीक है। लेकिन अब इस आधार पर आप उसको प्रॉपर्टी वसीयत से निर्रहित नहीं करोगे, ठीक है। उत्तराधिकार खुलेगा तो वो चाहे जितना बीमार हो, कुछ भी हो, उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। धारा 28 कहती है। धारा 29 कहती है कि कोई वारिस नहीं है, आप बिना वसीयत बनाए मर गए, निर्वसित ही मर गए, ठीक है, आपने वसीयत नहीं बनाई, चाहे पुरुष हो, मेल और फीमेल दोनों का। फिर ऊपर जो हमने नियम देखा धारा 8 और 16 दोनों का, ठीक है, अर्थात वर्ग 1, वर्ग 2, गोत्रज, बंधु, पिता, माता, रिश्तेदार, सब कोई नहीं है जो आपकी प्रॉपर्टी उत्तराधिकार में पाने के लिए क्या हो, योग्य है। आहर, आहर हो, आहर का मतलब होता है योग्य, ठीक है। तो आपकी संपत्ति राज्यगामित तो हो जाएगी। धारा 29 के अनुसार आपकी संपत्ति किसके पास चली जाएगी? सरकार के पास चली जाएगी, ओके। और वसीयती उत्तराधिकार, धारा 30, कोई हिंदू विल द्वारा या अन्य वसीयत बयान द्वारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम या हिंदुओं को लागू और किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त हिंदू विधि के उपबंधों के अनुसार किसी ऐसी संपत्ति को जिसका ऐसा विनियमन किया जा सकता है। ये हिंदू भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की बात कर रहा है कि अगर तुम चाहो तो 1925 के अनुसार अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकते हो। धारा 30 हो गया। धारा 31 लास्ट धारा है, निरसित है, ठीक है। और हर निरसन नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। समाप्त हो गया तुम्हारा, सारा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गया। और कोई इसमें हमको तो केस है, केस मेरे पास, बट हम बताएंगे नहीं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, लेकिन तुम इसका टॉपिक अर्थात सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लेना, जो भी केस तुम्हारे में दिया उसको बस ऐसे पढ़ लेना क्या कहा गया था, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आज ही करते हैं, ओके।